हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है। तो देखिए, रुक्मणी देवी अरुणडेल की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ से आपके प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि 1956 में रुक्मणी देवी अरुणडेल को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, 1956 में रुक्मणी देवी अरुणडेल को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने आपको बताया था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है यह आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको करवाता हूं ना, आप उसे ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपका आगे आने वाले शिफ्टों में अगर एग्ज़ाम है तो प्रश्न जो है वो ज़रूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1957 में जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1984 में जो है कालिदास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। अब देखिए, कालिदास सम्मान से यहाँ पूछा जाता है कि ये जो आपका कालिदास सम्मान है ना, ये किस राज्य के द्वारा जो है वो दिया जाता है। तो देखिए, कालिदास सम्मान जो है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो सबसे पहले जो हम लोग भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों को देख लेते हैं, क्योंकि आगे के शिफ्ट में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखिए, प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मालविका, इसके अलावा मालविका साराभाई, एसके सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजंती माला और कोमल वर्धन, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। इसके अलावा अगर कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो देखिए, कथक नृत्य में जो है आपके पंडित लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, पंडित शंभू महाराज, इसके अलावा दमयंती जोशी, यहाँ पे दमयंती जोशी कर लीजिएगा, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, पंडित बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, सुखदेव महाराज, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके कथक नृत्य से है। और कथक ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अगर मोहिनीअट्टम नृत्य की बात कर ले तो देखिए, मोहिनीअट्टम जो है ये आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें प्रमुख कलाकारों में जो है आपके हेमा मालिनी, तारा, नीडूगढ़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा तंकमणि और कनकरेली, इन सभी कलाकारों का जो संबंध है ना, ये आपके मोहिनीअट्टम नृत्य से है। वहीं अगर ओडिसी नृत्य की बात कर ले तो देखिए, इसमें प्रमुख कलाकारों में आपके कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, कालीचंद, सोनल मानसिंह, माधवी मुद्गल, सुजाता मिश्र, प्रियवदा मोहंती, मीनाती दास, संयुक्ता पाणिग्राही, मायाधर राउत और रंजना डैनियल्स, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके ओडिसी नृत्य से है। वहीं अगर कथकली नृत्य की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका कथकली है ना, ये आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णकुट्टी, इसके अलावा आनंद शिवरामन, शांताराम, राम गोपाल, बलोल नारायण मेनन, रुक्मणी देवी, ये सभी जो आपके कथकली नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा कुचिपुड़ी की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका कुचिपुड़ी है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इनमें अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, इसके अलावा वेमंती चेन्नई
रचना सत्यम, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसके अलावा अन्य शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो देखिए मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और इनमें प्रमुख कलाकारों में जो है गुरु अमली सिंह, अतंब सिंह, नल कुमार सिंह, झावेरी बहने, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह और गोपाल सिंह और बिंबुआती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मणिपुरी नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, पंडित रविशंकर का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है, तो सितार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था संगीत के क्षेत्र में सबसे पहला भारत रत्न जो है ये किसे दिया गया था। तो देखिए संगीत के क्षेत्र में जो सबसे पहला भारत रत्न है ना ये आपके MS सुब्बुलक्ष्मी जी को जो है वो दिया गया था और दूसरे जो थे ये आपके पंडित रविशंकर थे। इसके अलावा पंडित रविशंकर के अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें 1981 में जो है पद्म विभूषण से, 1967 में पद्म भूषण से और 1962 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर अन्य सितार वादक की बात कर ले तो देखिए निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी, इन सभी का भी जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको पंडित रविशंकर जी के बारे में एक और बात आपको बता दूं कि ये जो है आपके भारत की तरफ से ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले जो है ये प्रथम भारतीय थे। और पंडित रविशंकर जी को जो है ग्रैमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए इन्हें जो है 5 ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, लेकिन प्रथम जो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था ना वो 1967 में दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अंजुम चोपड़ा ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए अंजुम चोपड़ा जो है ये आपका महिला क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए एक फुटबॉल टीम में जो है आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 11 खिलाड़ी और किस किस खेल में होते हैं। तो देखिए क्रिकेट और हॉकी में भी जो है ये आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या देख लेते हैं, जहाँ से आगे के शिफ्टों में आपसे प्रश्न बन सकता है। जैसे कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए कबड्डी में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11, ये तो मैंने आपको बता दिया। पोलो में जो आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, शतरंज में जो आपके 2 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में जो आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, नेट बॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में आपके 8 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में जो आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा अगर स्नूकर की बात कर ले तो देखिए स्नूकर में जो आपके 1 खिलाड़ी होते हैं, बॉक्सिंग में आपके 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा वाटर पोलो में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल का अगर पूछा जाए तो इसमें आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में जो आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, हैंडबॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा फुट एक वॉलीबॉल होता है जिसे सेपक टकराव भी कहा जाता है, इसमें आपके जो है 3 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा गोल्फ में जो आपका ही खिलाड़ी एक साथ होते हैं, तो इसमें जो आपका कोई भी जो है निश्चित नहीं है। बैडमिंटन की बात कर ले तो देखिए बैडमिंटन में जो आपका 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, और लॉन टेनिस में भी जो आपका 1 या 2 खिलाड़ी खेले जाते हैं। टेबल टेनिस की अगर मैं बात कर लूँ तो टेबल टेनिस में भी जो आपके 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, और स्क्वैश में भी जो आपका 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था। तो देखिए अगर साइमन कमीशन की बात कर ले तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने जो है वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए जो है साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो किया गया था। और देखिए भारत में साइमन कमीशन जो ये कब आया था। तो देखिए भारत में जो साइमन कमीशन है ना ये आपका 3 फरवरी 1928 को आया था, तो 3 फरवरी 1928 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले साइमन कमीशन का गठन जो है ये किस लिए किया गया था। तो देखिए इसका जो गठन है ना ये आपके संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार की सिफारिशों करने के लिए जो है
इसका गठन जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साइमन कमीशन में जो है कोई भी आपके भारतीय सदस्य नहीं थे, यानी ये जो आपका साइमन कमीशन था ना, एक आपका ये श्वेत आयोग था जिसमें आपके 7 अंग्रेज शामिल थे और सर जॉन साइमन जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा बात कर ले साइमन कमीशन का गठन जो है ये कब किया गया था। तो देखिए साइमन कमीशन का जो गठन है ना, ये 26 नवंबर 1927 को जो है वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो प्रस्ताव है ना, ये किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो देखिए साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो प्रस्ताव पारित है ना, ये कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में किया गया था। और साइमन कमीशन अपना जो पहला रिपोर्ट है ये कब प्रस्तुत किया था। तो देखिए साइमन कमीशन के द्वारा 27 मई 1930 को जो है अपना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 जो है ये आपका 19वां संस्करण था जो कि आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। तो इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 इसका विजेता टीम कौन रहा था। तो देखिए जर्मनी ने फाइनल में जो है फ्रांस को हराकर जो है ये खिताब जीत लिया था, यानी विजेता टीम जो रहा था वो जर्मनी देश रहा था और उप विजेता जो है ये आपका फ्रांस देश रहा था। अब देखिए खेलों से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आगे के शिफ्ट में आप लिख लीजिए कि यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप 2022 में हुआ था ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो है ये आपका भारत में आयोजित किया गया था। और भारत के कितने स्थानों पर आयोजित किया गया था। तो देखिए भारत के 3 स्थानों पर जो आपका आयोजित किया गया था। और वो 3 स्थान कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में जो है आयोजित किया गया था। सेकंड आपका गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। थर्ड आपका नवी मुंबई के जो है DY पाटिल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो ये तीनों जगह का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन रही थी। तो ये आपका स्पेन रही थी। फाइनल में स्पेन ने जो है कोलंबिया को हराकर ये जो है दूसरी बार जो है खिताब अपने नाम कर लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि राधा श्रीधर ये जो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए राधा श्रीधर की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भरतनाट्यम नृत्य के लिए जो है इन्हें 2018 में जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि 2018 में भरतनाट्यम नृत्य के लिए जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये राधा श्रीधर को जो है सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर भरतनाट्यम नृत्य की बात कर ले तो देखिए भरतनाट्यम नृत्य को जो है ये आपका दशा अट्टम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हड़प्पा ये जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए हड़प्पा की बात कर ले तो ये जो आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। और ये जो आपका रावी नदी है ना, ये सिंधु नदी का जो है बाएं किनारे की जो है वो सहायक नदी है। तो रावी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी देश राज्य नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत जो आय होती है ना उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो आपका प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जो है वो कहा जाता है। तो पर कैपिटा इनकम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का जो क्लोज ए है ना, इसमें आपका कहा गया कि भारत में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का जो है सम्मान करे। ये जो आपका अनुच्छेद 51A का जो है क्लोज ए में कहा गया है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 51A है ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है। और वर्तमान में जो आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या वो आपका 11 है। और मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो यह जो आपका भाग 4A में किया गया है। और भाग 4 में क्या है। तो देखिए भाग 4 में जो आपका DPSP का वर्णन किया गया है। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है तो ये आपका अनुच्छेद 51A में किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
अब देखिए 11 मौलिक कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य से आपका प्रश्न बन गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य से अब जो आपका प्रश्न बनेगा कि मौलिक कर्तव्य को जो है कब जोड़ा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके शुरुआत में जो है 51A में जो आपका 10 मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था। और इसके तहत जो है आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपका 10 मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, यह आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। तो आज आपका 51A का क्लोज ए पूछ लिया है। अगर 51A के अगर बी की बात कर ले, क्लोज बी की बात कर ले, तो देखिए 51A के क्लोज बी में आपका कहा गया है कि उन महा आदर्शों को समझाना और उनका पालन करना जिन्हें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है वो प्रेरित करते हैं। तो ये जो आपका क्लोज बी में जो है वो कहा गया है। इसके अलावा अन्य मौलिक कर्तव्य की बात कर ले, तो देखिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51A के क्लोज सी में कहा गया है। देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने या फिर कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51A के क्लोज डी में कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 51A के क्लोज ई की बात कर ले, तो देखिए इसमें आपका कहा गया कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या फिर अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं को जो है वो त्याग करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51A के जो है क्लोज ई में जो है वो कहा गया है। वहीं अगर ऐप की बात कर ले, तो इसमें जो आपका हमारी मिली जुली सांस्कृतिक और समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना, ये जो आपका क्लोज ऐप में जो है वो कहा गया है। इसके अलावा अगर जी की बात कर ले, तो देखिए वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण का महत्व देना और उसकी रक्षा करना, ये जो आपका क्लोज जी में जो है वो कहा गया है। वहीं अगर एच की बात कर ले, तो देखिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना, ये जो आपका क्लोज एच में कहा गया है। वहीं अगर आई की बात कर ले, तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये जो आपका क्लोज आई में जो है वो कहा गया है। वहीं अगर क्लोज जे की बात कर ले, तो इसमें आपका जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना और ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके, ये जो आपका क्लोज जे में जो है वो कहा गया है। वहीं अगर क्लोज के की बात कर ले, यानी 11वें मौलिक कर्तव्य की बात कर ले, तो 11वें मौलिक कर्तव्य में आपका कहा गया है कि माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच, ये जो आपका मामलों के बारे में जो है ये आपका क्लोज के में जो है वो कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे 11 मौलिक कर्तव्य जो है आगे के शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द प्रोसेस इन विच गैस ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड इज कॉल्ड, यानी वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका डिपोजिशन यानी निक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस को ठोस में जो है परिवर्तित किया जाता है। तो निक्षेपण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की बात कर ले, तो देखिए ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ठोस को जो है द्रव्य में परिवर्तित किए बिना ही जो है ये आपका गैस में जो सीधे परिवर्तित जो है वो किया जाता है, उसे जो आपका ऊर्ध्वपातन जो है वो कहा जाता है। वहीं अगर वाष्पीकरण की बात कर ले, तो देखिए ठोस या द्रव्य को गैस यानी वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे जो है वाष्पीकरण जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि रतन टाटा को 2023 में उद्योग रत्न पुरस्कार जो है ये किस राज्य के द्वारा दिया गया है। तो देखिए ये भी आपका जो है रिपीटेड प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रिपीट होता है या नहीं प्रश्न, तो आप देख सकते हैं कि आज के शिफ्ट में जो है आपका 6 से 7 प्रश्न जो है वो आपके रिपीट किए गए हैं। तो देखिए रतन टाटा को 2023 में जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये जो है उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कथक ये जो है क्या है। तो देखिए कथक जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था कि गीत है, नृत्य है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका दिया गया था। तो देखिए कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है।
तो नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है राज्य कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश दिया गया था। यहाँ पर हरियाणा जो आपका नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है ना, वो आपका प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 879 महिलाएं थी। तो ये हरियाणा तो ऑप्शन में नहीं दिया गया था। लेकिन अगर ओवरऑल की बात कर ले तो देखिए ओवरऑल में यानी यूटी और राज्य में सबसे कम लिंगानुपात जो रहा था वो आपका दमन और दीव का रहा था। दमन और दीव का जो लिंगानुपात है ना, ये आपके प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 618 महिलाएं थी। तो ये भी आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका एक बचा था राजस्थान दिया गया था। तो देखिए राजस्थान का जो लिंगानुपात है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम रहा था। राजस्थान का जो लिंगानुपात है ये आपका 928 रहा था। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे अधिक जो लिंगानुपात रहा था ना, ये केरल राज्य का रहा था। केरल का जो लिंगानुपात है ना, वो आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा दूसरे स्थान पे जो है ये आपका पुदुचेरी रहा था। पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है ये आपका 1037 रहा था। वहीं अगर भारत के लिंगानुपात की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात रहा था ना, वो आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। यानी भारत का जो लिंगानुपात रहा था वो आपका 943 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन जो आपके दिए गए थे ना, वो पूरा नाम जो है वो दिया गया था। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। और MS स्वामीनाथन का जो पूरा नाम है ना, ये आपके मनकोम्बू संबशिवम स्वामीनाथन है। तो मनकोम्बू संबशिवम स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में अगर पूछा जाए तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हरित क्रांति से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हरित क्रांति शब्द को सबसे पहले जो है ये डॉक्टर विलियम गिडे के द्वारा जो है इसे गढ़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि हरित क्रांति को जो और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए हरित क्रांति को जो है ये तीसरी क्रांति या फिर गेहूं क्रांति के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसके अलावा बात कर ले हरित क्रांति का संबंध ये जो है किससे है। तो देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है ना, ये आपके खदान से है। और खदान में भी जो है विशेषकर आपके चावल और गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्रांतियों की बात आ गई है तो महत्वपूर्ण क्रांति से देख लेते हैं उत्पादन संबंधित कौन कौन से हैं। तो देखिए हरित क्रांति तो ये आपका खदान उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है ये आपका टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है ये आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो ये आपका तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात कर ले तो ये आपका चमड़ा या फिर कोको के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति जो ये आपका पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो ये आपका प्याज या झींगा के उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है ये आपके जूट के उत्पादन से संबंधित है। और गोल्ड क्रांति जो है ये आपके आलू के उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा रिट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करते हैं, जिसमें स्वतः संज्ञान लेना यानी सुओ मोटो ये जो आपका रिट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो स्वतः संज्ञान लेना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले हाई कोर्ट जो है ये किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी करते हैं। तो देखिए हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी करते हैं। और रिट कितने प्रकार का होता है। तो देखिए 5 प्रकार के जो आपके रिट जो वो होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका गिबरा का जो है तद्भव शब्द पूछा गया था। तो देखिए गिबरा का जो तद्भव शब्द होता है ना, वो आपका गर्दन होता है। तो गर्दन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अंधेरी नगरी चौपट राजा मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए अंधेरी नगरी चौपट राजा मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, वो आपका होता है कि जहाँ मालिक मूर्ख हो या फिर सुधरनों का आदर नहीं होता हो। ये जो आपका सही अर्थ होता है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो देखिए संतोष ने
रमेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें जो आपका भाववाचक संज्ञा जो है वो पूछा गया था। तो देखिए इसमें जो आपका भाववाचक संज्ञा है ना वाक्य में, वो आपका मित्रता है, तो मित्रता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दुर्भावना का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए दुर्भावना का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका सद्भावना होता है, तो सद्भावना आपका करेक्ट आंसर होगा। सौभाग्य का विलोम शब्द पूछा गया था, तो दुर्भाग्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कर्कश का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए कर्कश का जो विलोम शब्द होता है ना, वो आपका मधुर होता है, तो मधुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपका एक पूछा गया था कि जहाँ जाना आसान हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना था। तो देखिए जहाँ जाना आसान हो वाक्य के लिए जो एक शब्द होगा ना, वो आपका सुगम होगा, तो सुगम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का जो है अर्थ पूछा गया था। तो देखिए इसका जो अर्थ होगा ना, वो सीमित अवधि के लिए आया अच्छा समय, ये जो है सही अर्थ होगा, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए अंग अंग टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो शरीर के सभी जोड़ों में जो है वो दर्द होना होता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तवम का जो है तद्भव पूछा गया था। तो देखिए जिस भी बच्चे को इसका आंसर पता है वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा जीके के 2 प्रश्न जो है अस्पष्ट रूप से मिले थे। एक तो आपका भक्ति आंदोलन से जो है क्या प्रश्न पूछा गया था, ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा एक आपका गरीबी सूचकांक 2023 से पूछा गया था, ये भी बच्चों के द्वारा पता नहीं चल पाएगी गरीबी सूचकांक 2023 से जो है क्या प्रश्न पूछा गया था। तो ये दोनों प्रश्न जो है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।